हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इग्नू के एमए इकोनॉमिक्स का MEC 4 सब्जेक्ट, जिसका पहला चैप्टर है समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सर, इसमें पहला क्वेश्चन है आर्थिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो आर्थिक परिवर्तन का अर्थ है संसाधनों की पुनर्व्यवस्था करके उन्हें समाज के लिए पहले से अधिक मूल्यवान बनाना। एक अन्य सरलतम भाषा का यदि हम प्रयोग करें तो उसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन स्तर में लंबी समय अवधि तक होने वाली वृद्धि जो मूल्य के पद में नापी जाती है उसे आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। गुणवत्ता में परिवर्तन का समावेश भी परिवर्तन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आर्थिक परिवर्तन से होने वाला एक मूलभूत परिवर्तन है किसी अर्थव्यवस्था को उपलब्ध होने वाली विकल्प श्रृंखला का विस्तृण हो जाना। आर्थिक परिवर्तन शब्द की कोई सार्वजनिक कार्य परिभाषा नहीं है, अतः भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में लिया जाता है। तो क्या है, अगर सरल भाषा में हम समझें कि आर्थिक परिवर्तन है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको रीअरेंजमेंट करके पुनर्व्यवस्थित करके समाज में उन्हें पहले से अधिक मूल्यवान बना देना। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में एक लंबी समय अवधि तक जो वृद्धि होती है और जिसे हम मूल्य में मेज़र कर लेते हैं वही आर्थिक परिवर्तन कहलाती है। अब है इसका सेकंड क्वेश्चन, आर्थिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक परिवर्तन तो जो हमने पढ़ा है, आप उसे पहले अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसी तरह लिख देंगे और आर्थिक विकास की परिभाषा देंगे। आर्थिक विकास होता है लंबे समय तक जो विकसित अर्थव्यवस्था है लंबे समय तक अगर विकास करती रहती है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास और आर्थिक परिवर्तन शब्दों के अर्थ को अलग अलग ढंग से प्रयुक्त किया है। प्राय अर्थशास्त्री आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अल्पविकसित देशों के लिए और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए करते हैं। हिक्स अनुसार विकास शब्द का संबंध पिछड़े देशों से है। पिछड़े देश वो जिसमें अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है, तभी यहाँ पर आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ और उनके विकास की संभावना हो। जबकि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों से लिया जाता है। आर्थिक वृद्धि में परिवर्तन क्रमिक होता है तथा दीर्घकाल तक स्थिर रहता है, परंतु आर्थिक विकास में परिवर्तन रुक रुक कर होता है। तो जो विकसित देश है वहाँ पे होती है आर्थिक वृद्धि और जो पिछड़े हुए देश है वहाँ पर होता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक वृद्धि में तो परिवर्तन क्रमिक होता है, यानी कि काल के अनुसार होता रहता है और लॉन्ग टाइम तक वो फिक्स रहता है। परंतु अगर आर्थिक विकास की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे परिवर्तन रुक रुक कर होता है। जैसे जैसे लोग के लाइफस्टाइल में वृद्धि होती रहती है, उत्पादन बढ़ता रहता है, आर्थिक विकास भी होता रहता है। वास्तव में विकास तथा वृद्धि शब्दों का अर्थव्यवस्था के प्रकार से कोई संबंध नहीं है। दोनों में भेद परिवर्तन की प्रकृति तथा कारणों से होता है। शुम्पीटर के अनुसार विकास स्थिर अवस्था में एक निरंतर तथा स्वतः प्रेरित परिवर्तन है जो पहले से वर्तमान संतुलन अवस्था को हमेशा के लिए परिवर्तित तथा विस्थापित करता है। जबकि वृद्धि दीर्घकाल में होने वाला क्रमिक परिवर्तन है जो बचत तथा जनसंख्या की दर में धीरे धीरे वृद्धि द्वारा होती है। तो जैसे बचत अधिक होती रहेगी, जनसंख्या की दर में वृद्धि होगी, बचत अधिक होगी, तो ये धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। अतः आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। दूसरी ओर आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं तथा संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है, यानी कि अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। यह प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी तथा संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। विकास में वृद्धि तथा ह्रास दोनों शामिल होते हैं। विकास में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है परंतु विकास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव में गरीबी, बेरोजगारी और असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण, विशेषकर जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो, तो आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना भी कठिन है। तो भारत जैसे देश में जिसमें जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो जब तक आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास भी नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आर्थिक वृद्धि और विकास में अंतर। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्यापक आर्थिक परिवर्तन गहन आर्थिक परिवर्तन से किस प्रकार भिन्न है। तो दो शब्दों को हमें यहाँ पे समझना होगा, व्यापक और गहन। व्यापक परिवर्तन का अर्थ
पूर्ववर्ती में वृद्धि, पूर्व मतलब पहले, और दूसरी ओर गहन परिवर्तन का आता है परवृद्धि में वृद्धि, पर मतलब बाद में। तो जो पहले था उसमें वृद्धि हुई है तो उसे व्यापक परिवर्तन कहेंगे, और जो मतलब वृद्धि होने के बाद परवृद्धि में वृद्धि जो हो चुका है उसके बाद जो वृद्धि होती है उसे हम गहन परिवर्तन कहेंगे। तो परवर्ती का अधिक महत्व देश के जन समुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि के संदर्भ में है, तथा पूर्ववर्ती का अधिक महत्व मापानुसार लाभ आदि का सूक्ष्म अध्ययन करने के समय होता है। तो परवर्ती का अधिक महत्व कब होगा? मापानुसार लाभ आदि का सूक्ष्म अध्ययन करने के समय पूर्ववर्ती का अधिक महत्व होता है। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रों के परिवर्तन की विस्तृत परिरेखाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें एक टेबल है, तो टेबल में इसमें 22 देशों के बारे में बताया गया है, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट को मैंने मार्क कर दिया है, उसी को लर्न करेंगे क्योंकि सारी डिटेल्स तो याद नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक परिवर्तन का चमत्कारिक इतिहास मिलता है जो कि अविश्वसनीय है, यानी कि इतना चमत्कारिक इतिहास है जिस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। इस अंतराल में विश्व उत्पादन समग्र रूप से 4% प्रति वर्ष से अधिक तथा जनसंख्या 2% की दर से बढ़ी। तो जो अगर पूरे विश्व का उत्पादन देखें तो वो 4% पर ईयर इंक्रीज़ हो रहा था, और अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2% पर ईयर इंक्रीज़ हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक औसत व्यक्ति की वास्तविक आय दुगनी से अधिक हो चुकी है, परंतु यह आय वृद्धि देशों के बीच असमान रही, क्योंकि कुछ देशों ने बड़ी तीव्र गति से सफलता प्राप्त की और कुछ देश पिछड़े ही रह गए। तो निम्नलिखित तालिका से राष्ट्रों के परिवर्तन का वर्णन मिलता है। तो देख लेते हैं हम इसमें। जैसे ये है हमारा जीडीपी मिलियंस में, ये है 1990 का, और ये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और 2000 का ये जीडीपी है और ये प्रति व्यक्ति आय है, और ये इसको टोटल इनका डिफरेंस निकाला गया है। तो मेन का कर लेते हैं। पहले है पाकिस्तान जो 42,885.2 था, और प्रति व्यक्ति थी इसकी 1990 में 397.8, जबकि 2000 की बात करें तो ये था 61,673 और प्रति व्यक्ति थी 447। तो इनका जो डिफरेंस है वो 3.7 का आएगा। भारत की बात करें तो ये है हमारा 2,67,696.7, प्रति व्यक्ति है 314.9। फिर 2000 की बात करें तो ये है हमारा 4,79,404, प्रति व्यक्ति है 474। अगर इसकी एवरेज निकालें तो ये 6.0 आ रहा है। चाइना की बात करें तो ये है 4,05,182 1990 में, और इसका प्रति व्यक्ति है 354.9। अगर हम 2000 की बात करें तो चाइना का था 10,79,954 और प्रति व्यक्ति है 856 2000 में। तो इनका जो डिफरेंस है वो 10.3 का है। अब 3 देशों की और बात कर लेते हैं। रशिया का था 1990 की बात कर रहे हैं और 2000 की बात कर रहे हैं। तो 1990 में ये था 4,10,642.0, प्रति व्यक्ति था 2,756.9। 2000 में था इनका 2,51,092 और प्रति व्यक्ति था 1,720। तो सिर्फ रशिया ने नेगेटिव लिया है क्योंकि इनका प्रति व्यक्ति पहले ज़्यादा था और अब हो गया है कम, तो ये माइनस में चला गया है। इसके बाद बात करते हैं जापान की। जापान में था, देखो कितना ज़्यादा है, 41,10,381.3, प्रति व्यक्ति था 33,349.4। 2000 में था इनका 46,77,099 और प्रति व्यक्ति था 36,828 और इनका जो डिफरेंस था परसेंटेज में वो 1.3 है। अमेरिका का था 70,74,185.8, प्रति व्यक्ति था 28,263.9। फिर 2000 में था 98,82,842 और प्रति व्यक्ति था 35,046। तो इनका डिफरेंस है 3.4।
तो CAGR का आता है, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर निकाली गई है ये, और ये इनके डाटाज हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमारे सोर्सेज थे विश्व बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1992, 2002 और 2004। ये हमें लिखना होगा जब पेपर में पूछा जाएगा कि डाटाज कहाँ से हमें मिले हैं। तो प्रस्तुत तालिका वर्ष 1990 और 2000 में विभिन्न महाद्वीपों के अंतर में विश्व के 22 देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद प्रदर्शित करती है। इस तालिका द्वारा यह ज्ञात होता है कि 90 के दशक में चीन में 10% प्रतिवर्ष से अधिक दर से परिवर्धन किया। भारत की परिवर्धन दर चीन से कम रही, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर चीन की जनसंख्या वृद्धि दर से काफ़ी ऊँची है, परंतु परिवर्धन की दर तब भी 6% रही। इससे भारत में प्रति व्यक्ति आय भी मंद गति से बढ़ी, क्योंकि जो हमारे पास वृद्धि इतनी नहीं थी, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, तो प्रति व्यक्ति आय भी मंद गति से बढ़ी। जापान और अमेरिका उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले देश रहे, क्योंकि यहाँ सकल घरेलू आय 36,828 और रही जापान की, और 35,046 अमेरिकी डॉलर रही अमेरिका की। परंतु रूस प्रति व्यक्ति आय 1720 से लेकर परिवर्धन दर में -4.8% पर है, जो कि परिवर्धन की ओर नहीं अपितु दरिद्रता की ओर संकेत करता है। तो सिर्फ रशिया में ही परिवर्धन दर नहीं रही, बल्कि वो और कम हो गया, दरिद्रता की ओर संकेत कर रहा है। बाकी सब ने अपनी जो वृद्धि है वो थोड़ी इंक्रीज़ की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं MSc 4 के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।